हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। सभी अच्छे होंगे। और हमारे जो ऊष्मागतिकी का चैप्टर चल रहा है, हमने पहले जो सबसे पहला वीडियो भेजा ऊष्मागतिकी पे, तो उस पर 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन थे। फिर हमने भेजे 1 से लेकर 8 क्वेश्चन ही हो पाए, थोड़े बड़े थे क्वेश्चन इसके लिए। और अब जब हम करने जा रहे हैं तो 19वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा अच्छे से और ध्यान दीजिए और आराम से पढ़िए। हर क्वेश्चन को हम डिटेल में करते जा रहे हैं और ध्यान से दीजिए देखिएगा। अगर कमेंट करिए और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करिए। ओके, शुरू करते हैं 19वें क्वेश्चन को। देखिएगा अच्छे से क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है। 25 डिग्री ताप दे रखा है, देख पा रहे होंगे 25 डिग्री ताप है ना। लो जी, और 25 डिग्री ताप पे आपको कह रहा है एक वायुमंडलीय दाब पर, और वायुमंडलीय दाब भी आपका एक वायुमंडलीय दे रखा है। C2H4 जो है वो क्रिया करके CO2 और H2O बना रहा है। यानी हमारा एक रिएक्शन चलेगी C2H4 और रिएक्शन करके वो बना रही है CO2 और साथ में H2O। ध्यान दीजिएगा, पहले हमें इसको संतुलित करना पड़ेगा। C2 है तो आगे 2 लग जाएगा हमारे CO2 के आगे, तो C2 हो जाएगा। फिर वापस हम ऑक्सीजन की दहन कर रहा है क्या, तो दहन करता है तो आप देखिएगा इसमें ऑक्सीजन से क्रिया करवानी पड़ेगी, O2 से क्रिया करानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो O2 से क्रिया करा के ये संतुलित समीकरण बनाएंगे। फिर एंथैल्पी दे रखी है, थोड़ा समझिएगा। ये कह रहा है कि पहली जो 52 दे रखी है, आपको दिख पा रहा होगा, ये 52 जो है वो C2H4 की है। फिर 394 दे रखी है, वो हमारे CO2 की दे रखी है। और फिर -286 जो दे रखी है वो जल की दे रखी है। तो हमें क्या करना है, समीकरण को संतुलित करना है। पहले समीकरण को संतुलित करने के बाद अगर 2 है किसी के आगे तो उसकी वैल्यू से 2 को गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। किसी के आगे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर किसी के आगे 1 ही लिखा हुआ है, 1 मोल लिखा हुआ है, तो उसके लिए सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे करने के बाद उत्पाद में से क्रियाकारक को घटा देना है। देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं, धीरे धीरे करते कैसे किया हुआ है। 19वें क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देख पा रहे होंगे C2H4 वाला क्वेश्चन दिख रहा है। C2H4 + 3O2 दिख रहा होगा आपको, और 2CO2 और H2 दिख रहा है ना। तो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया, C2H4 की वैल्यू जो पीछे दे रखी है वो लेनी है। 3O2 यहाँ पे वैल्यू ऑक्सीजन की तो दे रखी है, हम इसको खाली दहन कर रहे हैं यहाँ पे। तो CO2 H2 और इसकी वैल्यू दे रखी है। ये दोनों हमारे उत्पाद है, CO2 और H2, और ये हमारा क्रियाकारक है। तो उत्पाद में जो CO2 के आगे 2 है तो उसे 2 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ देखिए 394 लिखा हुआ दिख रहा है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। वही जल के भी कितने हैं, 286 माइनस में, तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। समझ पा रहे होंगे। 2 CO2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 H2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया। C2H4 के आगे सिर्फ 1 लिखा हुआ है, इसलिए इसको किया भी नहीं। 52 तो 52 ही रखा, और ऑक्सीजन का यहाँ 0 रखा हुआ है। तो इनका मल्टीप्लाई किया हमने, और फिर दोनों को जोड़ के 52 को यहाँ से घटा दिया होगा। इन सब के वैल्यूज़ के अंदर मल्टीप्लाई करके 52 को घटा दिया, तो -1412 आंसर आएगा। ठीक है जी। तो देखते हैं ये हमारा आंसर कौन सा आएगा, -1412। नेक्स्ट कह रहा है एक आदर्श गैस समीकरण है, और आदर्श गैस समीकरण के समतापीय प्रक्रम। तो आदर्श गैस समीकरण का फॉर्मूला लगाना है हमें, और उसमें समतापीय करना है। तो क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा और ये वाला लगाना, तो ΔH बराबर ΔE प्लस nRT लगा लो, चलेगा। और इसमें हमें कौन सा बोल रहा है, वो आदर्श गैस समीकरण के समतापीय। तो ताप के लिए T क्या करोगे, 0, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। समझ गए होंगे। T 0 है तो पूरे की मल्टीप्लाई n R और 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो हमारे पास आ जाएगा ΔH = ΔE, यानी H बढ़ेगा तो E बढ़ेगा, और E बढ़ेगा तो H बढ़ेगा, है ना। तो इसमें कह रहा है आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है। हाँ, अगर बढ़ती है तो ΔH भी बढ़नी चाहिए। देखो आंतरिक ऊर्जा अगर बढ़ा रहे तो ΔH घटनी नहीं चाहिए। तो बी तो आंसर गलत है, यानी ए गलत है तो बी भी गलत होगा। यहाँ पे तो दोनों बढ़नी चाहिए या दोनों घटनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन भी नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा और ΔH समानुपाती आ रहा है, इसलिए ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़नी चाहिए, और ये घटेगी तो ये बढ़नी चाहिए। तो दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। और एंथैल्पी अप्रभावित तो नहीं वैसे, है ना। एंथैल्पी घटकर नहीं, ये नहीं होगी, घटकर शून्य भी नहीं हो रही है। इसका मतलब एंथैल्पी अप्रभावित है। क्यों, क्योंकि ΔH जैसा बना रहेगा वैसा ही क्या बना रहेगी, ΔE भी, इसलिए दोनों इक्वल रहेगी। एंथैल्पी अप्रभावित रहेगी, सी आंसर होगा। एक बार वापस चेक कर लेते हैं सी आंसर है या क्या लिखा हुआ है 20 के लिए। हाँ, 20 के लिए सी आंसर लिखा हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन पे। ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। लिख रखा है कि HCl, मोलर HCl और H2SO4 के समान आयतन को तनु NaOH के द्वारा उदासीन करना है। और वैल्यू दे रखी है X किलो कैलोरी और Y किलो कैलोरी उत्सर्जित करता है। और कौन सा कथन सत्य है। थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, उसको थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो समझ में नहीं आएगा। हम एक बात करते हैं, जैसे HCl है उसकी क्रिया NaOH के साथ उदासीन करवा रहा है, और एक है H2SO4 और उसको NaOH के साथ क्रिया करवा रहा है।
थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे हमारी जो पहली वाली क्रिया है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH के साथ करवा रहा है, और दूसरी है वो H2SO4 और NaOH के साथ करवा रहा है। तो यहाँ तो क्या होगा कि NaCl बन जाएगा, देख लीजिए, और वाटर निकल रहा है। वही यहाँ Na2SO4 बनेगा, और यहाँ पे H डबल है, इसलिए यहाँ NaOH 2 लेने पड़ेंगे। समझ गए होंगे ये संतुलित समीकरण। तो पहले वाले में हमारी जो वैल्यू है वो x दे रखी थी, और दूसरे वाले के लिए y दे रखी थी। यहाँ जो कह रहा है वो समझिएगा, पहले वाले के लिए x, दूसरे वाले के लिए y दे रखी है। तो ऐसे नहीं समझ पा रहे हो क्या, NaOH हमने 2 लेने पड़ रहे हैं, यानी पहले की तुलना में इसको डबल लेना पड़ रहा है ना। तो यानी पहली क्रिया में है ना, उस x की वैल्यू एक्चुअली 2 होगी और y होगी 1। तो ये दोनों वैल्यू होगी 2x प्लस y, और 2x प्लस वाई को अगर संतुलित करके सही समीकरण लिखे, ये रहा, देखिएगा ये आंसर आएगा हमारा। देखो कैसे कि भाई पहले समीकरण के लिए अगर x है तो दूसरे के लिए डबल लेना पड़ रहा है, तो ये 2x हो जाएगा, और ये जो है वो y रह जाएगा ये। तो हमारा 2 इधर आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू वाई बाय 2 हो जाएगा, आंसर हमारा B रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है, यदि एक गैसीय अभिक्रिया में डेल्टा H एंथैल्पी में परिवर्तन और डेल्टा E में आंतरिक में परिवर्तन हो तो क्या होगा। अब ये तो परिवर्तन गैसीय अवस्था में कर रहा है ना। तो अगर यदि एक गैसीय अभिक्रिया में डेल्टा H एंथैल्पी में परिवर्तन तथा डेल्टा E में परिवर्तन हो तो क्या होगा। तो अब तो ये तो तीनों ऑप्शन में बता रहा था, थोड़ा समझिएगा वापस। इसके लिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं वो समझिए। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हम लिखेंगे डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस NRT, है ना। तो अब एक बात समझिए, अगर हम यूँ कहें कि ये जो मोल दिख रहा है N, अगर उत्पाद की संख्या और क्रियाकारक की संख्या या मोलों की संख्या अगर बराबर होती तो ये कितना आता, 0 आता। पीछे कर रखा है हमने, मोल कैसे निकालते हैं, उत्पाद के मोलों की संख्या में से क्रियाकारक के मोलों की संख्या घटाई जाती है। तो अगर दोनों ही बराबर हो तो हमारा ये वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, तो हमारा डेल्टा H और डेल्टा E कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है डेल्टा H हमेशा डेल्टा E से बड़ा होता है, ऐसा जरूरी थोड़ी है, बराबर भी तो हो सकता है। देख लीजिए, अगर ये NRT 0 हो जाए तो ये दोनों कैसे हो रहे हैं, बराबर। डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E तो हो रहा है, तो बराबर हो रहा है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, अगर n की वैल्यू माइनस में आ जाती, समझिएगा माइनस में कब आती, उत्पाद में से हम क्रियाकारक घटा रहे हैं, तो उसमें से अगर वैल्यू माइनस में आ जाती तो यहाँ हम माइनस लिख देते, इस जगह पे क्या लिख देते, माइनस लिख देते। समझना बात को, ये यहाँ पे यहाँ माइनस NRT लिखते। तो अब थोड़ा समझिएगा, 1 मिनट कोई भी, हाँ वापस समझिएगा। अगर हम यहाँ माइनस में लिख देते तो क्या होता, यहाँ माइनस होता तो हम एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि डेल्टा E में से जब NRT की वैल्यू घटाई जाती है, देखो माइनस करना, तब ये किसके बराबर आती है, डेल्टा H के। यानी डेल्टा E मान लो 10 है, उसमें से ये घटाओगे तो कितनी आएगी, 9, ऐसे एज्यूम कर रहा है। तो इसका मतलब डेल्टा E 10 और डेल्टा H 9 आ रहा है, मतलब डेल्टा E बड़ी होती है। समझ में आया। तो ये कह रहा है, देखो अंतिम आंसर होगा इसका कि डेल्टा E की वैल्यू डेल्टा H से ज़्यादा हो सकती है अगर उत्पाद के मोलों की संख्या अभिक्रमक से मोलों की संख्या से ऐसी हो, यानी कि वैल्यू किसकी आए तब माइनस। अब यही चीज़ अगर हमारे यहाँ प्लस में होती तो हम यह आंसर इस तरह से करते हैं कि 10 में ये जोड़ने से कितना आता है, 11। तो ये ऑप्शन इसमें आपको कहीं मिलेगा नहीं एरो वाला, इसलिए डी आंसर रहेगा। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं।